साथियों, अभी हम 3 दिन से अलग अलग विषयों पे जिन लोगों ने अपना ज़िंदगी में बहुत समय दिया है अपने विषय पे, उस पे चर्चा की है। और ये जो हमारा भारत स्वराज मंच का ये राष्ट्रीय संगोष्ठी है, इसका थीम है अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर। तो मुझे लगता है कि इस विषय पे थोड़ा फोकस करके मैं अपनी बात रखूं। तो ये व्यवस्था क्या है, पहले इसको समझना पड़ेगा कि व्यवस्था है क्या। तो व्यवस्था चलती है, हाँ, ये व्यवस्था चलती है संविधान और कानूनों से। तो ये जो भी पूरा सब चल रहा है, सारा काम धाम, ये एक संविधान से चल रहा है, कानून से चल रहा है। और हमारा जो संविधान बना है ये बहुत अच्छा बना है, ऐसा कहा जाता है। पर 3 लाख तो सरकारी आंकड़ों में किसान आत्महत्या कर चुके हैं, बल्कि वैसे देखें तो 10 लाख किए होंगे। पर संविधान में उसमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और 10 लाख लोगों ने आत्महत्या कर ली। तो इसमें कहीं ना कहीं या तो संविधान के इंटरप्रिटेशन में खोट है और या तो संविधान में खोट है। लोकतंत्र हमारे संविधान में लिखा हुआ है। अब लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है और अब्राहम लिंकन ने कहा था गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। पर यहाँ तो OFF ऑफ द पीपल है, हाँ, FAR फॉर द पीपल है और BUI बाय द पीपल है। मतलब यहाँ पे वो सरकार है ही नहीं है और बहुमत जो है वो किसानों का है देश में, पर किसान की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। न्यायपालिका का देखो तो करोड़ों जो हमारे मुकदमे हैं वो वर्षों से लंबित हैं, कहीं न्याय मिल नहीं रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के कई रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जजेस लोग कह चुके कि ये न्यायपालिका पूरी ध्वस्त हो चुकी है। तो और जहाँ तक किसानों की बात है तो वो तो दुर्गति है ही है उनकी। और गांव की ये हालत है कि गांव छोड़ छोड़ के आदमी भाग रहा है, पलायन कर रहा है, किसानी लोग छोड़ रहे हैं खेती। तो ये अव्यवस्था क्यों है, इसको थोड़ा सा हम लोग कई साल से डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा जी के साथ काम करते हुए इस पे विचार करते थे। तो एक बार संविधान और सुशासन को लेके हमने सेवाग्राम में एक कार्यशाला की थी और उसमें ठाकुरदास बंग जो गांधी जी के काफ़ी करीबी थे और सेवाग्राम के इंचार्ज थे उस समय, उनको बुलाया था। तो उनने उद्घाटन में बड़ी अच्छी बात रखी थी, वो मुझे लगता है यहाँ मुझे आप सबके साथ शेयर करना होगा। तो आपको सबको मालूम है कि जो संविधान भारत का बना था वो अंग्रेज़ों के ज़माने में बना था। एक BN राव अंग्रेज़ों ने ICS को डिप्यूट किया था जो काम कर रहा था, और उसके बाद जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो एडल्ट फ्रेंचाइज से आए हुए लोग नहीं थे। वो जो चौकीदारी टैक्स देता था, जो ग्रेजुएट थे, ऐसे लोग थे और राजाओं के प्रतिनिधि थे। इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। तो उसने 3 साल काम किया और 3 साल काम करने के बाद जब एक ड्राफ्ट तैयार हुआ वो 1948 के करीब में, और 1947 में जब देश को आज़ादी मिली तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर ही रही थी। जो ड्राफ्ट तैयार हुआ उस ड्राफ्ट में उन्होंने शुरू में ये लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस संविधान को बना रहे हैं। अब लिख तो दिया, पर उनको मालूम था कि वो संविधान भारत के लोग नहीं बना रहे हैं और ना भारत के लोगों के प्रतिनिधि थे वे, न किसानों के प्रतिनिधि थे, न मजदूरों के थे। तो उनने सोचा, राजेंद्र बाबू उसके अध्यक्ष थे, उनको कहा कि आप इसको लेके बापू के पास जाओ और बापू को दिखाओ ये जो हमारा ड्राफ्ट तैयार हुआ है, ये ड्राफ्ट को यदि वो पढ़ के बोल दें कि बहुत अच्छा है तो फिर जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी उस समय, आज़ादी मिल गई थी, तो वो सब पब्लिसिटी हो जाएगी कि गांधी जी ने अप्रूव कर दिया है, तो जनता भी मान लेगी ठीक है। तो आज़ादी के लगभग 2 महीने हुए थे, राजेंद्र बाबू ड्राफ्ट को लेके गांधी जी के पास गए और ठाकुरदास बंग उनके सामने गांधी जी के साथ वहाँ उपस्थित थे।
तो राजेंद्र बाबू ने बोला गांधी जी को कि बापू ये हमने तैयार कर लिया है संविधान और हम चाहते हैं कि आप इसको पढ़ें और अपने कमेंट दें। तो गांधी जी ने कहा भाई मेरे पास 1 मिनट का समय नहीं है तुम्हारे संविधान को पढ़ने के लिए, क्योंकि हिंदू मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान हिंदू को मार रहा है, इतना बड़ा कम्युनल राइट हो गया पूरे देश में। अब मैं अमन के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है कि मैं तुम्हारी इतनी बड़ी संविधान को पढ़ूँ। तो उदास हो गए राजेंद्र बाबू। तो उन्होंने कहा फिर भी मेरे जहन में 3 सवाल हैं और उन सवालों का यदि तुम जवाब दे दोगे संविधान को देख के तो मैं अपने कमेंट दे दूंगा कि संविधान ठीक है नहीं है। तो उन्होंने कहा बताइए। तो गांधी जी ने कहा देखो ये देश जो है भारत, ये इसमें 80% किसानी में लगे लोग हैं, किसानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हैं। तो किसान की जो हालत अभी है वो हालत सुधरेगी नहीं सुधरेगी, क्या स्थिति है किसान की, उसके बारे में तुम्हारे संविधान में क्या है ये बताओ। फिर उन्होंने कहा दूसरा सवाल ये है कि भारत 7.5 लाख गांव का, गांधी जी 7 लाख गांव कहते थे, तो क्योंकि आज़ादी के पहले वो 7 लाख गांव थे, तो 7 लाख गांव का ये जो भारत था, ये इसके हर गांव एक गांव गणराज्य थे, उनकी पूरी व्यवस्था गांव ही अपना चलाता था। अंग्रेज़ों ने आके उनकी ताकतों को छीन लिया, तहसील बना दी, तहसीलदार रख दिए, ज़िले बना दिए, ज़िले वाले रख दिए, थानेदार बना दिए, सारी व्यवस्था उनसे छीन ली। तो गांव की वो जो व्यवस्था थी, जो गांव गणराज्य थे, वो तुम्हारे संविधान में वापस गांव गणराज्य बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो समाज में आपस में लोगों का विवाद होता है उसको समाज ही मिल बैठ के, पंचायत जैसे बैठ के अपना सुलझा लेते थे। तो ये जो आपसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो एक समाज का एक बड़ा भारी काम था, वो काम फिर से समाज को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो राजेंद्र बाबू तत्काल वो देख के पलटने लगे। उन्होंने कहा मेरे को तत्काल ज़रूरत नहीं है इसकी जवाब की, ऐसा करो कि चले जाओ, पढ़ लेना और कुछ दिन में आ जाओ और बता दो क्या है। तो 4-5 दिन बाद राजेंद्र बाबू फिर से पहुँचे वहाँ, तो बहुत उदास से थे। तो गांधी जी ने कहा कि भाई बताओ मेरे सवालों का क्या जवाब है। तो राजेंद्र बाबू कहते हैं ये जो हमने संविधान का अभी ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, इसमें किसान शब्द आया ही नहीं है, इसमें गांव शब्द आया ही नहीं है और इसमें समाज शब्द भी नहीं आया है। अब आप आज भी देख लीजिए, ये तीनों शब्द भारत के संविधान में नहीं है। हम लोग छुटपन में लिखते थे ये कहानी, ऐसे लिखते थे ना, भारत गांव प्रधान देश है, किसान यहाँ पे सब खेती करते हैं, किसान बहुत ज़्यादा, पर वो संविधान सभा को इसकी कहीं मतलब ये उनको ये था ही नहीं कि इसके बारे में लिखें, क्योंकि वो तो कहीं ऑस्ट्रेलिया के संविधान में क्या लिखा है, कहीं आयरलैंड के संविधान में क्या लिखा है, कहीं ब्रिटेन के संविधान में क्या लिखा है, वो यही करके सीजर पेस्टिंग वेस्टिंग कर दिया था उन्होंने। तो अब गांधी जी ने कहा ये 3 शब्द नहीं है तो तुम किस देश का संविधान बना रहे हो, ये भारत का संविधान नहीं हो सकता, और ना इससे गांव का भला होगा, ना किसान का भला होगा, और न समाज को वो शक्तियाँ मिलेंगी जो शक्ति की एक प्रबल राष्ट्र बनने के लिए ज़रूरत होती है। तो अखबारों में आ गया कि गांधी हैज़ रिजेक्टेड द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बड़े डिमोरलाइज हो गए सबके सब। फिर उनने कहा भाई अब बापू तो कह रहे हैं कि अब हम लोग गांव-गांव में लोगों से पूछें संविधान में क्या लिखना चाहिए, फिर 2-4 साल लगेगा। तो उन लोगों ने फिर आर्टिकल 40 डाला, उसमें 40वां वो एक आर्टिकल डाला और ये कह दिया कि वो गांव के जितने भी स्वायत्त शासन के सारे अधिकार देने के लिए पंचायतों का गठन कर दिया जाएगा, ये उसमें लिख दिया और वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाला। और फिर बापू से बोले बापू अब हम लोगों ने डाल दिया है, अब हम ही लोग सरकार हैं, हम ही लोग संविधान बना रहे हैं, ये सारी ताकत हम गांव को दे देंगे। और फिर वो हुआ तो कुछ नहीं। राजीव गांधी ने 74वां संविधान संशोधन जब लाए, कहाँ 94-95, तो वो
कई साल तक वो काम हुआ नहीं। तो जो देश में आज गांव की दुर्दशा है, जो खेती की दुर्दशा है, जो किसान की दुर्दशा है, जो न्यायपालिका में इतने सारे हैं, ये सारे के सारे जो इसका जेनेसिस देखेंगे तो संविधान में ही है कि उन्होंने इस चीज़ को कभी केंद्रित करके अपनी बात व्यवस्था बनाई ही नहीं थी। और ये जो गलत व्यवस्था बनी थी, उस गलत व्यवस्था का परिणाम ये है कि आज हम तमाम चीज़ें यहाँ भुगत रहे हैं। अब जब संविधान बना था तो उसमें ये कहा गया है, मतलब संविधान का ये था कि जो कानून है वो संविधान लक्ष्य है और कानून उन लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता होता है। तो लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करने का जो रास्ते थे वो तो अंग्रेज़ों के बनाए थे सारे के सारे। ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ पर अंग्रेज़ों के बनाए किसी कानून को रद्द नहीं किया गया, वो कानून यथावत वही के वही चलते रहे। आज भी पुलिस का कानून 1860 का चल रहा है। अभी अभी अमित शाह ने पिछले कुछ 8 दिन पहले संसद में एक प्रस्ताव रखा कि हम 150 साल पुराना आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदल रहे हैं क्योंकि वो गुलामी के लिए बने थे। अब गुलामी के बने थे तो 75 साल से किसी को ये संसद में होश ही नहीं आया कि ये गुलामी के लिए बने थे। उनने कहा है संसद में कि ये तो दंड केंद्रित थे, न्याय केंद्रित ही नहीं थे, तो अब हम न्याय केंद्रित बनाएंगे। अब उसका प्रस्ताव अभी वो सिलेक्ट कमेटी को दे दिया गया है। अभी भी 350 कानून जो हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हुए थे वो कानून आज भी चल रहे हैं और उसी से सारी व्यवस्था चल रही है। दंड क्या है, अपराध क्या है, ये ब्रिटेन ने एक गुलाम देश के लिए जो बनाए थे उसी को हम ढो रहे हैं अभी तक का। इसलिए ये जो व्यवस्था है, ये हमको लग तो रहा है कि हम आज़ाद हो गए हैं, परंतु जो व्यवस्था है वो पूरी की पूरी उनके लिए बनी थी जो गुलाम को संचालित करने के लिए थे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमको अटैक करना पड़ेगा उन कानूनों के ऊपर जो कानून ब्रिटिश हुकूमत ने गुलाम रखने के लिए लोगों को बनाए थे, और उन कानूनों को बदलने की बात करनी होगी। और आज स्थिति यह है कि इतनी चुनाव हो रहा, अभी भी चुनाव हो रहा, राहुल गांधी और ये सब इंडिया जो बन गया है वो कह रहे हैं, पर किसी के एजेंडा में आप ये नहीं देखेंगे कि हम गुलामी के कानूनों को बदलेंगे। ये किसी का एजेंडा ही नहीं है। तो आज़ादी के 75 साल बाद अभी भी हम जो चुनाव से जो सरकार बनाते हैं वो सरकार ये नहीं होती कि वो हमारी है। वो सरकार ये थी कि पिछले 5 साल में हमने उसकी गुलामी की थी, अब अगले 5 साल में हम इसकी गुलामी करेंगे, क्योंकि वो नई सरकार आके भी वही गुलामी के कानून लागू करने वाली है। अभी भी कांग्रेस का एजेंडा नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, किसी पार्टी का ही एजेंडा नहीं है कि हम ब्रिटिश हुकूमत के बनाए हुए कानूनों को रद्द करेंगे और वेलफेयर स्टेट जिसको कहते हैं, एक लोक कल्याणकारी राज्य जो संविधान में लिखा गया है, तो उसके अनुसार हम कानूनों को रीड्राफ्ट करेंगे। ऐसा कहीं किसी भी पार्टी के किसी मैनिफेस्टो में हमने आज तक आज़ादी के बाद देखा ही नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी व्यवस्था की खोट है और इस पे चोट कोई जन संगठन भी नहीं करते हैं। वो एकाध किसी कानून को लेके लड़ते हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण कानून को लेके बड़ी लड़ाई लड़ी 1894 की, और फिर उसके बाद वो उसको अभी फेयर कंपनसेशन एक्ट करके वो ले आए सरकार में, पर वो कानून अभी एग्जिस्ट करता है। पुलिस का कानून वो भी एग्जिस्ट करता है, सारा ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो ये एक बड़ी मतलब विडंबना है कि आज़ादी तो मिल गई, परंतु हमारे जितने भी हुक्मरान थे किन्हीं ने भी उन कानूनों को बदलने के संबंध में न जनमानस तैयार किया और ना ही उसके बारे में कोई पहल की। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये जो व्यवस्था है ये गुलामी की व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को जब तक का हम नहीं बदलेंगे तब तक का कुछ बदलाव नहीं होगा। फिर उसके बाद जो ये ब्रिटिश हुकूमत ने जो कानून बनाए थे और गुलामी, एक समाज को गुलाम बनाने के लिए जो कानून बनाए थे, उसमें मैकॉले ने
3 फंडामेंटल प्रिंसिपल रखे थे, और जो सबसे बड़ा उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल था वो आम जनता पे अविश्वास और तंत्र पे विश्वास। यानी हम यदि आज दलित हैं या शेड्यूल कास्ट के हैं तो हम सरकार के पास जाके बोलें कि भाई हम इस जाति के हैं, हमको इसकी योजना का लाभ दे दो, तो कहेंगे नहीं, वो हमारी बात नहीं मानेंगे। तो भाई हमारी बात नहीं मान रहे तो हमारी माँ सर्टिफिकेट दे दे, क्योंकि माँ ही तो सबसे बड़ी प्रमाण है, तो माँ का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। पिता दे दे सर्टिफिकेट, वो नहीं चलेगा। वो सर्टिफिकेट चलता है किसका? वो तहसीलदार या एसडीएम का चलता है, जो हमको जानता ही नहीं है, पर वो सरकार उसको पहचानती है क्योंकि 1 तारीख को तनख्वाह बांटती है उसको। तो वो उस पे विश्वास है, वो जो लिख रहा है उस पे विश्वास है, पर हम पे विश्वास नहीं है। तो जब आप आज किसी भी तहसील दफ्तर में, किसी कलेक्ट्रेट में चले जाओ, हर आदमी ये सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट, आय सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट, मूल निवासी सर्टिफिकेट, इसी के चक्कर में लगा हुआ है। और जब आप किसी ऐसे अधिकारी के सामने जाके खड़े होते हैं और अपने बारे में मैं ये हूँ बताते हैं, तो आपका स्वाभिमान जो है वो वहाँ खत्म हो जाता है। आपका आपका एक हर आदमी का रहता है ना आत्मसम्मान, वो आत्मसम्मान आपका सरकारी कर्मचारियों के सामने खत्म हो जाता है। और यही गुलामी सबसे बड़ी है कि आप प्रशासन के सामने अपना आत्मसम्मान खो देते हैं, ये है। दूसरा, उनका जो पहला था आम जनता पे अविश्वास। हमारे भाई अमेरिका चले गए, सारे सर्टिफिकेट हमारे यहाँ थे, तो हम एक बार गए, हमने कहा भैया तुम तो यहाँ आ गए और इतने साल से रह रहे हो, तुम्हारे सारे सर्टिफिकेट तो वहाँ पड़े हैं, यहाँ तो जरा सा कुछ काम करना है तो ये सर्टिफिकेट लाओ, वो सर्टिफिकेट लाओ। क्या नहीं, हमारे यहाँ वो सब नहीं है। हमने कहा क्यों? क्या हमारे यहाँ यदि किसी अधिकारी के सामने आपने कुछ लिख दिया है और दस्तखत कर दिया है तो वो उसको मान लेते हैं, और यदि वो गलत निकला तो 10 साल की सज़ा है। तो वहाँ पे विश्वास का सिद्धांत है और यहाँ अविश्वास का सिद्धांत है, पहला। अब दूसरा, वो उनने कहा कि रोक, यानी कोई भी काम है उसमें रोक लगा दो। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसी को इंटरव्यू दिया कि मेरे को समझ में नहीं आता, हमारी इतनी आबादी है फिर भी हम प्रगति क्यों नहीं कर रहे हैं, चीन तो बहुत प्रगति कर लिया है। तो उनको ये मालूम ही नहीं कि जिस तंत्र के शिखर पे वो बैठे हैं वो तंत्र ही लोगों को काम करने से रोकने का तंत्र है। एक हमारे दोस्त थे, सीबीआई में एसपी होके रिटायर हुए, तो रांची में रहते थे। तो जब स्कूल में पढ़ते थे तो उनके साथ एक लड़का था जो मशीनी काम ज़्यादा करता था। तो उसने कहीं एक लैम्बी स्कूटर होती थी पहले, उसमें लाया और ऐसे पंख अंख लगा के उसका हेलीकॉप्टर टाइप बना दिया और उड़ गया, और 10 मिनट बाद वो गिरा, मतलब उतरा। तो अब उसको तो कुछ पुरस्कृत करना था कि भाई तुमने इतना बड़ा काम किया, तो उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अभी वो कह रहे थे कि मैं रिटायरमेंट के बाद गया, मैं उससे मिलने गया, मैंने कहा भाई क्या हाल है? अरे बोले वो साहब वो उस समय जो मैंने बनाया था ना, तो जो 17 धाराएं लगी थी, अभी भी एक धारा नहीं कटी है। ये हालत है, कोई कुछ काम कर ना ले। एक आप सबको याद होगा, रामर पिल्लई ने ये कहा था कि वनस्पति से डीजल निकलेगा, उसको अरेस्ट कर लिया था। आज वो जेट्रोफा सरकार चला रही है कि बायोडीजल बनाओ, ये करो वो करो, रामर पिल्लई को अरेस्ट कर लिया। यानी व्यवस्था जो चाहती है वो करो, और आपने कोई काम कहा जिससे व्यवस्था में कहीं भी हलचल हो जाएगी, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो हर काम में रोक। कोई काम आप करने जाओ, आप सरकारी दफ्तर में जाओ और दफ्तर में जाने के बाद आपने कोई आवेदन दिया तो बाबू पहले ही चलता है कि इसमें कौन से ऐसे बिंदु हैं जिससे कि इस आवेदन को रद्द किया जाए। आप एक दुकान खोल ले और एक सेल्समैन को बैठा दें, तो वो तो सेल्समैन, कोई ग्राहक आया तो किसी न किसी बहाने कुछ न कुछ बेच के ही भेजेगा। पर सरकार में जितना तंत्र बैठा हुआ है वो हर किसी के काम में कैसे रोक लगाएं, इसी में लगा हुआ है।
और कुछ अधिकारी लोग जो बहुत जल्दी काम कर लेते हैं तो बाद में कहते हैं यार मेरे ऊपर शक होता है कि ये रिश्वत खाता होगा इसलिए ये सबके काम कर देता है। तो ये एक है अविश्वास का सिद्धांत, रोक का सिद्धांत, और तीसरा था वो लूट का सिद्धांत। तो लूट का सिद्धांत में जल, जंगल, ज़मीन ये सब सरकारी हो गई है। आप भी यदि किसी ज़मीन के मालिक हैं तो आप ये मत समझिए कि आप मालिक हैं क्योंकि आप उसकी लैंड रेवेन्यू देते हैं, और लैंड रेवेन्यू मालिक को देते हैं। इसका मतलब कि एमिनेंट डोमेन का प्रिंसिपल है जिसके तहत पूरे धरती की जो भारत की ज़मीन है वो ज़मीन, जंगल और जल वो सब सरकारी हैं। तो ये है, सारी व्यवस्था ऐसे ही चल रही है। तो अब उस लूट की व्यवस्था, उस रोक की व्यवस्था, उस अविश्वास की व्यवस्था, उसी व्यवस्था पे आधारित आज़ादी के बाद के भी सारे कानून बनते जा रहे हैं। तो जब तक आप इन 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को नहीं बदलेंगे, जब तक आप विश्वास का सिद्धांत नहीं लाएंगे, जब तक आप लोगों के काम में मदद का सिद्धांत नहीं लाएंगे, जब तक आप लोगों को उनके रिसोर्सेस पे अधिकार नहीं मानेंगे, तब तक ये व्यवस्था हमारे को गुलाम वाली व्यवस्था बनी रहेगी। और इसलिए इस व्यवस्था को बदलने के लिए ये बड़े फंडामेंटल बातें हैं जिनको कि हमको लगता है बदलना चाहिए। और ये बात किसी को नहीं मालूम। जयप्रकाश नारायण ने कहा व्यवस्था बदलेंगे, सरकार बदल गई, वही व्यवस्था चलती रही। हाँ, सारे वही कानून चलते रहे। अभी भी मोदी जी आए थे, उनका भाषण था कि भाई हम व्यवस्था बदलेंगे, पर व्यवस्था नहीं बदली गई, वही व्यवस्था अभी भी चल रही है। क्योंकि हमारे हुक्मरानों को मालूम ही नहीं कि व्यवस्था क्या है और कैसे बदलेगी। उनको तो सत्ता में रह के इस पूरी व्यवस्था से अपने लाभ लेना है और अपना फ़ायदा उठाना है। ये इस प्रकार का है। अब जैसे एक कानून है, वो पर्यावरण की बात चल रही थी यहाँ। पर्यावरण की बात में भारत में पर्यावरण में जो वन सबसे बड़ी बात है, तो अंग्रेजी हुकूमत में लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके कलेक्टर को लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का जिम्मा दिया गया था, तो वो कलेक्टर था। और जंगल काट के बेचने का जिम्मा डीएफओ को दिया था। तो ये फॉरेस्ट जो था वो रेवेन्यू अर्निंग का विषय था। इंदिरा गांधी ने उसको अमेंडमेंट किया और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके कॉन्करेंट लिस्ट में लेके आई। परंतु उसमें कॉन्करेंट लिस्ट में लाने के बाद ये नहीं बताया गया कि पर्यावरण का यदि वन है या विषय है तो पर्यावरण के लिए कौन से वृक्ष जरूरी हैं और वन विभाग को उसको लगाना चाहिए। तो पर्यावरण के लिए बरगद चाहिए, पीपल चाहिए, नीम चाहिए। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ है, ये झाड़ देखना नहीं चाहते। वो अभी भी टिम्बर सेंट्रिक पूरी की पूरी फॉरेस्ट पॉलिसी चल रही। वो 1927 का कानून है। अभी ये वाला कानून आया जो राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून आया, पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का अभी भी चल रहा है। और उस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तो यह है कि यदि आप किसी सरकारी पुल, सरकारी बिल्डिंग, किसी की भी फ़ोटो खींच लें तो आपको अरेस्ट कर लिया जा सकता है, क्योंकि सरकारी किसी भी चीज़ की आप फ़ोटो भी नहीं खींच सकते उसमें है। तो मुझे लगता है कि हमको ये पूरा एक स्टडी करनी पड़ेगी कि ऐसे कितने कानून हैं जिन कानूनों से कि आज लोगों के स्वाभिमान पे चोट आ रही है, उनके आजीविका पे चोट आ रही है, जल जंगल ज़मीन के ऊपर चोट आ रही है। तो इसको बदलने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये एक बड़ी भारी ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि ये काम यदि नहीं होगा, ये काम आज तक आज़ादी के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया है, और यदि हम नहीं करेंगे तो हम कितना ही सिर पटक लें, व्यवस्था वैसी की वैसी चलती रहेगी। तो हमको व्यवस्था बदलने के लिए इस दिशा में काम करना होगा। और जब हमारा संविधान बन रहा था, तो संविधान बन रहा था तो उसी समय यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट बन रहा था, और उसमें भारत का जो डेलीगेशन गया था जी, वो हंसा मेहता उसकी डेलीगेशन को लीड कर रही थी, जेआरडी टाटा भी उसमें थे।
वहाँ उन्होंने कहा कि ये जो पूरे 30 आर्टिकल्स हैं, ये इनको हम भारत के संविधान सभा को लाके देंगे और इसको एज इट इज़ हमारे संविधान में रख दिया जाएगा तो हमारा संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बन जाएगा। ऐसा उन्होंने भाषण दिया, लाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिया। अब उसमें से एक उदाहरण हम आपको देते हैं जिससे कि गरीबी क्यों है देश में वो समझ में आ जाएगी। उसमें आर्टिकल 23(3) है, उसमें हकदारी का सिद्धांत लिखा गया है और हकदारी के सिद्धांत में यूएन डिक्लेरेशन में कहा गया है कि काम करने वाले हर व्यक्ति को इतना पारिश्रमिक दिया जाएगा जो उसके परिवार के भरण पोषण के अनुकूल हो। भारत के संविधान निर्माताओं ने उसको जब रखा आर्टिकल 43 में, खोल के देख लीजिए, तो जहां परिवार लिखा था वहां निर्वाह कर दिया, निर्वाह। तो अभी जो डेली वेज जितने वर्कर्स होते हैं सबका जो तय होता है वेतन, वो ये होता है कि वो खाएगा 2200 कैलोरी, यदि उसको ज़रूरत है तो 2200 कैलोरी कितने में मिलेगा वो उसको दे दिया जाता है। अब उसके पूरे परिवार के हर सदस्य को काम करना है और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो सरकारी कर्मचारी है, उसको जो वेतन मिलता है वो परिवार का वेतन है। एक आदमी काम कमा रहा है, 5 आदमी का वेतन मिल रहा है। और यदि वो आदमी हम हैं, काम कर रहे सरकारी, और हमारी पत्नी भी है, तो 2 परिवार का वेतन आ रहा है। तो हमारी चिंता यह है कि मारुति का नया मॉडल कौन सा आ रहा है, और जो बेचारा दैनिक वेतन में फंस गया है तो उसकी पत्नी भी रोज़ लेबर चौक में जाके खड़ी हो जाए, बच्चे कहीं ढाबे में काम करें, और उसके बाद यदि वो गर्भवती हो जाती है, 2 महीने काम नहीं करती, तो 2200 कैलोरी खाने के बजाय वो 1100 कैलोरी खुद खाए, 1100 पत्नी को दे, तो कितना अच्छा बच्चा पैदा होगा, क्या होगा। तो ये जो भारत के संविधान निर्माताओं ने एक शब्द का हेर फेर कर दिया, उसके कारण देश 1:5 में वैसे ही डिवाइड हुआ है वेतन में। फिर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का आदमी है उसको 200 दिन काम करता है, 365 दिन की तनख्वाह मिलती है, उसको तमाम बेनिफिट मिलते हैं, इसके रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है, पेंशन मिलती है, मेडिकल, और इसमें किसी को नहीं मिलती। दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं है। आज मिनिमम वेज आप देख लीजिए, इंग्लैंड में 8 पाउंड प्रति घंटा है और $11 प्रति घंटा वहाँ का है अमेरिका का मिनिमम वेज, वो फैमिली वेज है। भारत अकेला ऐसा देश है जहाँ इंडिविजुअल वेज दिया जा रहा है। इसके ऊपर आज तक किसी ने कहीं चर्चा नहीं की। हमने सैकड़ों PhDs देख ली हैं गरीबी पे, पर किसी ने इस फंडामेंटल क्वेश्चन को आज तक नहीं उठाया है। तो मुझे लगता है कि हमको इस प्रकार के बुनियादी सवालों को सामने रखना पड़ेगा। एजुकेशन की बात हम करते हैं, यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में एजुकेशन का पर्पस क्या है वो लिखा है। एजुकेशन का पर्पस यह है कि हम समाज के अंग के रूप में व्यक्ति अपनी समझ विकसित करे, ऐसा व्यक्तित्व तैयार करना है। यानी मैं अकेला नहीं हूं, मैं एक समाज का अंग हूं, ये यूएन डिक्लेरेशन में लिखा है। भारत में जो एजुकेशन वो तो था ही नहीं फंडामेंटल राइट में, जो प्रमोद महाजन ने जब लेके आया उसको 2002 में, तो उसमें कहा जैसा कानून तय करेगा वैसी शिक्षा दी जाएगी। अब कानून डकैतों का शासन होगा तो डकैती को सबसे अच्छा चीज़ माना जाए, तो भाई वो वैसी शिक्षा आने लगेगी, डकैती कैसे की जानी चाहिए। हाँ, तो शिक्षा कोई सरकार के ऊपर निर्भर होना चाहिए। शिक्षा तो राष्ट्र का भविष्य जिनके हाथ में आएगा उनकी मानसिकता तैयार करने के लिए होनी चाहिए। तो हमारी शिक्षा के बारे में भी कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है जहाँ देखो वहाँ पोल है। आप यदि संविधान को भारत के और उसके जो ह्यूमन फंडामेंटल्स जो हैं, राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनको यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के 30 आर्टिकल के साथ कंपेयर कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत की दुर्दशा का बिंदु क्या है, उसका जेनेसिस क्या है। तो उसको उस दिशा में काम होना चाहिए। तो ये है, उसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे उसमें यूएन डिक्लेरेशन में लिखा था कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें उसको जानकारी प्राप्त करने की भी स्वतंत्रता उसमें है, परंतु वो बात उसमें शामिल
नहीं हुई है, तो वो उसके लिए अभी जानकारी का कानून लाया गया। तो ये सारी चीज़ें, एक न्यायपालिका के संबंध में मैं बड़ी भारी बात बता देना चाहता हूँ। आप UN ये इसके कॉन्स्टिट्यूशन में जज, भारत की न्यायपालिका न्याय देने के लिए बनी ही नहीं है, ये बड़ा भारी भ्रम है हम लोगों को। क्योंकि जज जो ओथ लेता है, वो जज की ओथ में ये है ही नहीं कि मैं न्याय दूंगा। वो कहता है मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बना के रखूंगा। और मंत्री की ओथ में लिखा है कि मैं लोगों को न्याय दूंगा। तो न्याय कानून से होता है। तो कानून ही जब अन्याय के लिए बना है तो आपको न्याय कहां से मिलेगा? तो ये एक बड़ी भारी बात है। हम लोगों को तो यदि हमारे साथ अन्याय है तो हम अदालतों के चक्कर लगाने की बजाय जो कानून बनाने वाले हैं उनके पास जाना चाहिए कि तुम कानून में ऐसे फेरबदल करो। वो नहीं किया गया। आज़ादी के बाद ये चर्चा जो हमने अभी की है, ऐसी चर्चा संविधान में 2-3 लोगों ने की थी, महावीर त्यागी वगैरह जो कुछ लोगों ने। तो बाद में 7th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया 1956 में। उस 7th अमेंडमेंट में एक अधिकार दे दिया गया, राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति थे, कि भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया जाता है कि ब्रिटिश हुकूमत के जितने भी कानून हैं आज़ादी के पहले के, उन सब की समीक्षा करके 1 साल के भीतर उसको चाहे जैसे संशोधन कर दें या रद्द कर दें, उस पे संसद की कोई मुहर की जरूरत नहीं होगी। अब रावण जैसे 10 सिर भी होते यदि हमारे वो राजेंद्र बाबू के, तब भी ये काम तो संभव नहीं था। 1 साल में 400-500 कानूनों की समीक्षा कर। ये तो जवाहरलाल नेहरू का काम था। ये कमीशन नियुक्त करते और जो इस काम को करता और फिर राष्ट्रपति को सलाह देता। वो काम हुआ नहीं तो राजेंद्र बाबू ने कुछ किया नहीं। अब राष्ट्रपति ऐसा कोई PhD करने वाला स्टूडेंट तो है नहीं कि अब उसी में बैठ जाएगा वो सब करने। तो वो सब हुआ नहीं। तो ये मान लिया गया उसके बाद कि आज राजेंद्र बाबू ने सारी ऑडिटिंग कर ली है सारे कानूनों की, और अब ये सारे कानून भारत के संविधान के अनुकूल हैं, ये मान लिया गया। अब आप उसको देखिए थोड़ा सा। और वो काम आज तक नहीं हुआ है। और लॉ कमीशन बनता है भारत में। लॉ कमीशन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का होता है। तो उसका पहले तो काम था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो बातें लिखी हैं उसके अनुसार कानून बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। जब से ये मनमोहन सिंह आया 91 फाइनेंस, वो जब LPG का आया, उसके बाद फाइनेंस कमीशन को जो रिकमेंडेशन दी गई है, जो मैंडेट है उसका, उसमें है नई अर्थनीति के अनुकूल कानूनों को कैसे बदला जाए इसकी सिफारिश करो। अब इस पे भी कहीं कोई चर्चा नहीं होती, इस पे भी कोई बात नहीं करता है, लड़ाई करते रहते हैं यहाँ वहाँ। तो ये सरकार तो उस दिशा में आगे बढ़ रही है इस प्रकार से। तो हमको लगता है कि इस प्रकार से हमको अपनी सब चीज़ों को देखना चाहिए और व्यवस्था में खोट कहाँ है इसको देखना चाहिए। हमारा सुझाव यही है कि जनता की ओर से जाए कि हम अविश्वास के, ये RSS के बड़े भारी प्रचारकों की एक कार्यशाला हुई भोपाल में। उसमें लगभग 3 राज्यों के RSS के प्रचारक आए थे, हमको बुलाया गया। हमने यही बात कही थी तो प्रचारकों को बड़ा गजब का लगा, ये अच्छा है। फिर उनमें से बात फैल के गई तो मोदी जी तक बात पहुंची होगी, वो भी उस समय शायद प्रचारक रहे होंगे। तो उन्होंने एक अमेंडमेंट किया उस पर कि अब जो पहले वो अटेस्टेशन के लिए जाते थे ना वो गजेटेड ऑफिसर के पास, तो अब सेल्फ अटेस्टेशन होगा डॉक्यूमेंट में। ये मोदी जी ने केवल इतना सा अमेंडमेंट किया। परंतु ये होना चाहिए कि आदमी जो कहे वो उसको सच्चा मानो, और यदि वो गलत कहता है तो उसको सजा दे दो। हाँ, तो इस प्रकार से हमको पूरे के पूरे हमारे जो जुरिस्प्रूडेंस है इसको ही पूरा का पूरा, हाँ और बहुत अहम मुद्दे आपने सामने रखे। हाँ, अब हम आपकी सारी प्रस्तुति अगर एक समाधान के प्रस्ताव के रूप में रखें तो प्रैक्टिकली हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उसके पास कोई आवेदन जाए तो उसका काम ये नहीं हो कि आवेदन कैसे नहीं होगा,
उसका काम ये है। इसका एक उदाहरण हम देते हैं। गोविंद नारायण सिंह, डीपी मिश्रा की सरकार गई, गोविंद नारायण सिंह चीफ मिनिस्टर बने। अब चीफ मिनिस्टर बने तो वो तो एडमिनिस्ट्रेशन से आए हुए थे, तो घूम घाम के आते थे, और उस समय सेक्रेटरी होता था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं होते थे। सेक्रेटरी को बुला के बोले भाई हम यहाँ घूम के आए और लोगों की ये समस्या है, इसको ऐसे हल करना। तो अधिकारी बोलता था साहब ये तो नहीं हो पाएगा, ये प्रावधान नहीं है। तो कहते थे प्रावधान बनाने के लिए हम बैठे हैं, ये काम होना है, प्रावधान को कैसे बदला जाए उसका प्रस्ताव लाओ, अभी मैं गवर्नर से दस्तखत करा के तुमको देता हूँ। तो ये काम तो अभी कोई मंत्री नहीं करता, वो तो कानून का, व्यवस्था का गुलाम बन के काम करता है, या इसका साहब प्रावधान नहीं है। अरे प्रावधान के लिए तो तुमको बैठाला है। तो इस प्रकार से हमको पूरी की पूरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सोच है उसको बदलाव करना पड़ेगा, और उसके लिए जनमानस तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए आंदोलन करने पड़ेंगे। लोगों के आवेदन रद्द करना नहीं है। तेरे को हमने आवेदन दिया है, हम कानून के ज्ञाता नहीं है, तेरे को कानून मालूम है, तनख्वाह उसकी मिल रही है, इसको कैसे संशोधित करके आवेदन लगाया जाए ताकि इसका काम हो जाए। इस प्रकार का पूरा एक आंदोलन, जैसा कि हमारे देवेंद्र भाई चला रहे हैं बैंकिंग का, तो ये इस प्रकार के आंदोलन हमको खड़े करने पड़ेंगे। और जब तक ऐसे नहीं होंगे, और जितने ब्रिटिश हुकूमत के कानून हैं सबको रद्द कर देना पड़ेगा। अब वो उसका जल जंगल ज़मीन का सारा मामला जो है, फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में फॉरेस्ट की डेफिनेशन ही नहीं है, फॉरेस्ट डिफाइन नहीं है उसमें। और उसमें क्या है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस लिखा है, मतलब झाड़ को काट दो तो वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। उसके ट्रांजिट के लिए जो टीपी लगती है उसके लिए वो कानून बना है। अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज सारा जो भी काम हो रहा है वो सरकार कहती है हम विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड ही नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डेवलपमेंट शब्द ही नहीं है। अब डेवलपमेंट शब्द नहीं है तो सरकार क्या कहती है? सरकार निर्माण को विकास कहती है, निर्माण, कंस्ट्रक्शन इज डेवलपमेंट। और जब मनमोहन सिंह आ गए, जीडीपी नहीं, वो आ गया पूरा का पूरा, जो एलपीजी आ गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो अब डेवलपमेंट का जो पैरामीटर है वो जीडीपी हो गया है, कि जीडीपी की ग्रोथ होगी वही डेवलपमेंट कहलाएगा। अब यदि आपने पैदल चले गए तो आप राष्ट्र की मतलब प्रगति में योगदान नहीं कर रहे हैं, पर आप यदि बड़ी महंगी कार से जा रहे हैं, पेट्रोल की खपत हो रही कार, तो वो आप जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप यदि स्वस्थ हैं तो आप देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपने बाईपास सर्जरी करा ली तो मेडिकल सर्विस जो है उसको 3 लाख का कंट्रीब्यूशन दे के आ गए, तो जीडीपी में आपका योगदान हो गया। आपने 1000 झाड़ लगा दिए, जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, पर उनको काट दो और आरा मशीन में भेज दो तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। तो जीडीपी की ग्रोथ वो तो पर्यावरण के खिलाफ ही है। वो कल बात प्रेजेंट किया सुधीर जी ने कि भाई जो इकोनॉमी है वो जब ग्रो करेगी तो वो तो एनवायरनमेंट उससे नाश ही होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि ये तमाम सारी जो बातें हैं, डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट डिफाइन होनी चाहिए, और डेवलपमेंट का बेसिक पैरामीटर ये होना चाहिए कि उससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो रही है कि नहीं। तो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी तो उसको डेवलपमेंट कहेंगे। जीडीपी की ग्रोथ को डेवलपमेंट हम नहीं कह सकते हैं। तो यदि आप अदालत में खूब मुकदमे लड़ रहे हैं तो सर्विस सेक्टर में जो काफ़ी कंट्रीब्यूशन हो रहा है आपका, और यदि आप आपस में सुलह कर रहे हैं तो कहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। तो ये जीडीपी का भी जो पूरा का पूरा ये खेल है, ये मार्केट सेंटर्ड है, ये पूरा का पूरा ये जो एलपीजी की मॉडल है उसके तहत जो जा रहा है, इस सब को चेंज करना होगा। और इस प्रकार के जब तक हम फंडामेंटल चीज़ों पे काम नहीं करेंगे तब तक का इस व्यवस्था को बदलने की बात सोचना भी मुझे लगता है ठीक नहीं। हाँ वर्मा जी, बहुत ही बुनियादी बातें आपने उठाई वर्मा जी, बहुत ही आपका स्टडी